Hello everyone. Welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। काफ़ी डिमांडिंग है ये और काफ़ी बच्चों ने कहा था कि मैम करवाइए। ठीक है, तो आज इग्नू के जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट 2 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ। प्लस क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे हो रही हैं। अभी प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, और जो ये आपका फाउंडेशन कोर्स है ये भी चल रहा है। ठीक है, तो ये 1 PM होता है, तो आज भी है सुबह। ओके, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे चल रही हैं, और क्विक डिस्कशन ये वाला जो है आपका, ये देख रहे होगे आप, है ना। ये वाली डेली क्लासेस होती हैं, तो 4 PM ये क्लासेस होती हैं। इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं ये मेरी क्लासेस। टेलीग्राम चैनल जयदेव क्लासेस फॉर JRF, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लिंक्स और बाकी सारे नोटिफिकेशंस और पीडीएफ्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज मीनाक्षी सिंह। एंड आप लोग क्या कर सकते हैं, अन अकेडमी पे आ सकते हैं और मेरा जो कोर्स है उसे परचेज कर सकते हैं। तो जो कोर्स है आप लोगों का, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पर मैं कराऊंगी कंप्लीट कोर्स पॉलिटिकल साइंस पर। एनटीए यूजीसी नेट का फुल यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अगर आप कोई किसी टीचिंग सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल आए, क्योंकि यहाँ पर पूरा आपका बिल्कुल सेम ही एक तरह से सिलेबस होता है ना। तो अगर जो भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो बच्चा भी, उसके भी लिए मोस्ट वेलकम है, वो भी बच्चा आ सकता है। सो यूज मीनाक्षी लाइव। और यहाँ पर आपको ये कम के पड़ जाएंगे, ये 2300 का पड़ जाएगा, 5000 समथिंग, बट आपको जब मीनाक्षी लाइव जब आप यूज करोगे ना तब पड़ेगा। ठीक है, चलो आज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था। लास्ट क्वेश्चन था कि भाई आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वॉज गिवन बाय, तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया था? तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया था रॉबर्ट मिशेल ने, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। रॉबर्ट मिशेल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की पर बोलते हैं, तो यस। तो ये कौन है? ये इलाइट थिंकर है ना। अगर हम पैरेटो की बात करें तो पैरेटो कौन है? पैरेटो भी एक इलाइट थिंकर है, और ये किस पर बोलते हैं? ये सर्कुलेशन ऑफ इलाइट पर बोलते हैं। इन्होंने गवर्निंग और नॉन गवर्निंग इलाइट को बताया था। इसके अलावा अगर हम देखें मोस्का, तो मोस्का की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्का बोलते हैं पावर इलाइट पर, नहीं नहीं, पावर इलाइट पर सी राइट मिल बोलते हैं, है ना। तो मोस्का क्या, मोस्का अगर आप देखोगे तो ये रूलिंग क्लास पर बोलते हैं, है ना, मोस्का। तो मोस्का ये ध्यान रखना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें, जब हम बात करते हैं, ये लाइट थ्योरिस्ट हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें मोस्का की, तो मोस्का जो है ना, मोस्का, तो मोस्का ने क्या क्या बताया है? मोस्का सोशोलॉजिकल और पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं इलाइट की। और ये बेसिकली 2 तरीके के इलाइट को बताते हैं, एक कहते हैं पॉलिटिकल इलाइट्स और दूसरे नॉन पॉलिटिकल इलाइट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यही है इनका। ठीक है, गैटोनो मोस्का का, इनका पूरा नाम गैटोनो मोस्का है। और अगर हम बात करें कैनेथ बाउल्डिंग की, तो कैनेथ बाउल्डिंग कौन है? कैनेथ बाउल्डिंग अगर आप देखोगे तो ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, और इनसे आपको क्या याद रखना है? इनसे आपको कॉन्सेप्शन ऑफ पीस याद रखनी है। ये कॉन्सेप्शन ऑफ पीस पर बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्शन ऑफ पीस पर किसने बोला है? कैनेथ बाउल्डिंग ने बोला है। तो ये ध्यान रखना। कैनेथ बाउल्डिंग एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, एडुकेटर, पीस एक्टिविस्ट और फिलोसोफर थे। और साथ ही साथ इन्होंने मतलब 36 बुक्स पब्लिश की हैं। ठीक है, और 112 आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश किए हैं। तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो मानी जाती है वो द इमेज, नॉलेज इन लाइफ एंड सोसाइटी और कन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अ जनरल थ्योरी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको फाउंडर माना जाता है, कैनेथ बाउल्डिंग को। किसका बेटा? कैनेथ बाउल्डिंग को फाउंडर माना जाता है जनरल सिस्टम थ्योरी का। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लेना, जितना भी बताया है मैंने ये लिखते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड with realist school of thought in international relation।
तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित नहीं हो सकता। तो देखो कौटिल्य होंगे क्या, कौटिल्य रियलिस्ट में आते हैं तो यस। संजू आते हैं क्या, बिल्कुल। हॉब्स आते हैं क्या, बिल्कुल। लेकिन लॉक आएंगे क्या, नहीं, लॉक नहीं आएंगे। लॉक इज अ लॉक वॉज द फादर ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म, है ना। तो पॉलिटिकल ये अगर आप देखो ये लिबरलिज्म के, पॉलिटिकल नहीं आएगा, सॉरी, लिबरलिज्म है ना, ये लिबरलिज्म के फादर है। कौटिल्य की जब हम बात करते हैं तो ये रियलिस्ट है। संजू की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द आर्ट ऑफ वॉर है। कौटिल्य की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द अर्थशास्त्र है। हॉब्स लेवियाथन, इन्हें बोला जा लेवियाथन डिसीव इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और इन्हें कहा जाता है मॉन्स्टर ऑफ मॉल्सबरी, है ना। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा, लॉक हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जब हम रिवाइवल की बात करते हैं, यानी जब हम बात करते हैं, एक तो देखो, एक तो डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आता है और एक आता है रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। तो डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में आपके डेविड ईस्टन आते हैं डेविड ईस्टन आ जाते हैं आपके। और कौन आते हैं, डेविड ईस्टन आ जाते हैं, लिपसेट आ जाते हैं। तो ये देखो, अगर हम बात करें अगर हम बात करें 2 मिनट रुकिए। हाँ, अगर हम बात करते हैं डिके की, है ना, इसमें डिके या डेथ बोल दो या फिर रिवाइवल बोल दो, तो इसमें आप लोगों के कौन कौन लोग आते हैं, डेविड ईस्टन। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नोट कर सकते हैं। सो लिख लीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी के डिके की बात डेविड ईस्टन करते हैं, एल्फ्रेड कॉबन करते हैं, पीटर लास्लेट करते हैं, रॉबर्ट डेहल करते हैं, सिमोर लिपसेट करते हैं, एंड दाते जर्मिनो करते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम मैंने बोले हैं मैं रिपीट कर देती हूँ। दाते जर्मिनो, सिमोर लिपसेट, एल्फ्रेड कॉबन, रॉबर्ट डेहल, डेविड ईस्टन एंड पीटर लास्लेट। तो ये नाम मैंने जो बोले हैं तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। बेसिकली इन्होंने किस पर बात की थी, डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर, यानी डिके की बात करते हैं, पतन की बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की है इन्होंने। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुनरुत्थान। तो आप बोलोगे मैम आप उल्टा क्यों बोल रहे हो, है ना, यहाँ पर तो पुनरुत्थान पूछा है, आप डीके डीके क्या कहे जा रहे हो, पतन की बातें कर रहे हो। बेटा अगर आपको पतन पता होगा तभी तो आप पुनरुत्थान बता पाओगे। अब देखो जो थिंकर्स मैंने बताए थे आप लोगों को, तो उससे आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो, डीके पे ये बोलते हैं, डीके पे ये बोलते हैं, डीके पे ये बोलते हैं। अब रिवाइवल वाले कौन बचे, सिर्फ एक, जॉन रॉल्स। राइट आंसर क्या होगा, जॉन रॉल्स। बिल्कुल, वेरी गुड। सो यहाँ पर अगर आप देखो बेटा, जो रिवाइवल वाले थिंकर्स है ना, उसमें और कौन कौन लोग आते हैं, मैं आप लोगों को नाम नोट करवा रही हूँ, प्लीज नोट इट। दांते जर्मिनो, लियो स्ट्रॉस, इसाया बर्लिन। ओके, तो ये लोग आते हैं बेसिकली। और इसमें हन्ना अर्डेंट आती हैं, शेल्डन एस बॉलिन आते हैं, कोहान आते हैं, थॉमस कोहान, जॉन रॉल्स आते हैं, माइकल ऑक्सशॉट आते हैं। तो ये बेसिकली वो लोग हैं जो रिवाइवल की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलो, सो राइट आंसर क्या होगा, जॉन रॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सोवर्निटी का। यानी आप लोगों को, जो आज मैं आप लोगों को प्लस क्लास में बताने दी थी कि भाई कौन कौन जाएगा मेरे साथ मनाली, है ना, तो बहुत बच्चों ने बोला हाँ मैम हम चलेंगे हम चलेंगे। तो मैंने आप लोगों को संप्रभुता का कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। तो वही चीज है बेटा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि संप्रभुता की विशेषता कौन सी नहीं है। संप्रभुता अस्थाई होती है, संप्रभुता अभाज्य होती है, अविभाज्य होती है, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं। ये संप्रभुता उच्चतम होती है यानी सुप्रीम, और ये असंक्राम्य होती है, अपरिहार्य होती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, बताओ क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका। लो मैं इंग्लिश दिखा देती हूँ। कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है सोवर्निटी का, ये टेम्पररी होती है, ये इंडिविजुअल होती है, ये सुप्रीम होती है, या इनएनेबल होती है।
बिल्कुल साफ साफ आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, सोवर्निटी कभी भी टेम्पररी नहीं होती है ना। अगर सोवर्निटी होगी तो क्या वो टेम्पररी होगी? थोड़े से टाइम के लिए होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म डिजायर अ वर्जन ऑफ ट्रेडिशन डॉक्ट्रिन ऑफ। तो जो कॉन्सेप्ट है आपका, संस्थावाद की अवधारणा डैश के पारंपरिक सिद्धांत का सम्मिलन करती है। तो इस मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा, लिबर्टी, सोवर्निटी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी। तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है संस्थावाद यानी इंस्टीट्यूशनलिज्म, है ना। तो जो इंस्टीट्यूशनलिज्म की अवधारणा है ये किस सिद्धांत का किस सिद्धांत की बात करती है? मतलब कौन सा ऐसा सिद्धांत होगा जो इसका एक वर्जन है ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन का, इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो लिबर्टी नहीं, सोवर्निटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सोवर्निटी इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सोवर्निटी इज अ करेक्ट आंसर यानी संप्रभुता। संस्थावाद की अवधारणा संप्रभुता के पारंपरिक सिद्धांत को शामिल करती है। सॉरी, किसने थियोरिटिकल ओरिएंटेशन टू रियलिज्म दिया है? तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये ब्रॉस का है, बर्टन का है, मॉर्गन थाउ का है, या फिर लासवेल का है? क्या राइट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसने यथार्थवाद का सैद्धांतिक अभिविन्यास दिया। तो ब्रॉस ने, बर्टन ने, मॉर्गन थाउ ने, या लासवेल ने? ठीक है, तो आप देखो एक बार। ठीक है, सो इसका राइट आंसर जो होगा, ठीक है, जो थियोरेटिकल ओरिएंटलिज्म ओरिएंटेशन है ना, जो थियोरेटिकल ओरिएंटेशन टू रियलिज्म है, तो बेटा एक रियलिज्म है, ये रियलिज्म में हम पढ़ते हैं इसको। और ये थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का ही है, जिसमें जोर दिया जाता है राज्य के भूमिका पर। ठीक है, राज्य की भूमिका पर जोर दिया जाता है, राष्ट्रीय हित पर जोर दिया जाता है, यानी रोल ऑफ स्टेट पर एम्फेसिस किया जाता है, नेशनल इंटरेस्ट पर एम्फेसिस किया जाता है, पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर एम्फेसिस किया जाता है। और इसके अंदर रियलिज्म जो फोकस करता है वो पैटर्न्स पर करता है जो इंटरेक्ट होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, और सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी को देखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये बेसिकली अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, आपका दिमाग बिल्कुल सही जा रहा है, राइट आंसर इज मॉर्गन थाउ। क्या होगा? मॉर्गन थाउ। मॉर्गन थाउ सैद्धांतिक अभिविन्यास इन्होंने ही यथार्थवाद का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनलिज्म जो है, तो ये आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अर्ली, तो ये 19 सेंचुरी में आया था, 10th सेंचुरी में आया था, 18th सेंचुरी में आया था, या फिर 17th सेंचुरी में आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये 19 सेंचुरी में आया है। ठीक है, ध्यान रखना, नेशनलिज्म कब आया है, राष्ट्रवाद की शुरुआत पूरी तरह से कब आ गया, 19वीं शताब्दी में ये पूरी तरह से आ गया था। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद, रुकिए, ठीक है, ये हो गया ना। अब हम चलते हैं 17 पे। ठीक है, इन विच ईयर महात्मा गांधी स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट? आप लोगों को पता ही होगा, किस साल महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? 1940 में, 1942 में, 1944 में, या 1946 में? तो 1940, 1942, 1944, 1946, राइट आंसर इज 1942। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब का है बेटा? 1942 का। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है इसे, तो ये 1942 का होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के स्वराज का क्या मतलब है? फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रेंट्स, फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन योक, रूल ऑफ मेजोरिटी, या रूल ऑफ माइनॉरिटी? हिंदी में देख सकते हो, स्वराज का, स्वराज से गांधी जी का क्या अर्थ था? सभी अंकुशों से मुक्ति मिल जाएगी आपको, विदेशी दासता से मुक्ति मिलेगी, बहुमत का शासन होगा, अल्पसंख्यक का शासन होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा, तो वो होगा विदेशी दासता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन योक, है ना। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो ये स्वराज को बताते हैं, काफी अच्छी तरह से इन्होंने डिफाइन भी किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम? तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का पार्ट क्या है? प्रोहिबिशन, खादी, विलेज इंडस्ट्री, या ऑल ऑफ दी अबव? सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ठीक है,
कौन सा रचनात्मक कार्यक्रम के भाग हैं? तो निषेध, खादी, ग्रामीण उद्योग या ये सभी? तो अगर हम बात करें रचनात्मक कार्यक्रम की, है ना, जो आप लोगों का ये आता है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जिसको अंडरटेक किया था गांधी जी ने, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, इसमें 13 चीजें आती हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोलूंगी और आप लोग लिखना, ठीक है। इसमें 13 चीजें आती हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के अंदर। पहला आता है कम्युनल यूनिटी, सेकंड आता है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, तीसरा आता है प्रोहिबिशन, चौथा आता है खादी, पांचवा आता है विलेज इंडस्ट्री, छठा आता है विलेज सैनिटेशन, सातवां आता है नेल तालीम और बेसिक नई तालीम और बेसिक एजुकेशन, आठवां आता है एडल्ट एजुकेशन, नौवे नंबर पे आता है विमेन, 10वें नंबर पे नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, 11 नंबर पे प्रोविंशियल लैंग्वेज, 12 नंबर पे नेशनल लैंग्वेज और 13 पे आता है इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये 13 हो गए आपके। तो 13 इसमें बताए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा आपका, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोहिबिशन भी आ जाएगा, खादी भी आ जाएगा, विलेज इंडस्ट्रीज भी आ जाएगा, और जो सारे मैंने बताए हैं उनको प्लीज कर लेना नोट। दोबारा से बता देती हूँ अगर प्रॉब्लम है तो। फर्स्ट पे कम्युनल यूनिटी, सेकंड पे रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, थर्ड पे प्रोहिबिशन, फोर्थ पे खादी, 5 पे विलेज इंडस्ट्री, 6 पे विलेज सैनिटेशन, 7 पे नई तालीम और बेसिक एजुकेशन, 8 पर एडल्ट एजुकेशन, 9 पर विमेन, 10 पर नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, 11 पे प्रोविंशियल लैंग्वेज, 12 पे नेशनल लैंग्वेज एंड 13 पर इकोनॉमिक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये अभी आप लोगों का हमने आज ये क्वेश्चंस डिस्कस किए, है ना। अब आप लोगों को मैं वही क्वेश्चन देख रही थी, अच्छा यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 20 है कि मार्क्सिस्ट सीक टू एग्जामाइन each issue of world politics, whether national or international, from the standpoint of historical materialism, state, government spirit, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो जरूर इसका आंसर करें, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका थर्ड पार्ट भी लेकर आऊं, ठीक है। तो एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विश्व राजनीति, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो, उसके प्रत्येक मुद्दे के परीक्षण का प्रयास करता है। तो क्या होगा? ऐतिहासिक भौतिकवाद होगा, राज्य होगा, सरकार होगा या आत्मा भाव होगा? थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।